आलीन पदार्पितांग सभरी घोरक्तहा सावरा खड़गे दीवरी करती घर पर भुजा मुकार बीजोद्भवा खड़वाय नील विशाल पिंगल जटा जूटोग्र नागयुधा जाज्ञान्यस्य कपाल करती जगताम् अंत्युग्रता स्वयं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मान्याः अत्र उपस्थिताः मान्याः सभापति महोदयाः उपस्थिताः विभिन्न राष्ट्रतः सम्मानिताः विद्वांसाः अस्मिन् कार्यक्रमे आहूतः कृषि विज्ञानस्य येन प्रकारेण वैज्ञानिकी व्यवस्था वर्तते तस्योपरि हिंदी भाषायां स्वकीयं विचारम् उपस्थापयामि। कृषि विज्ञान में ज्योतिष शास्त्र की भूमिका। भारतीय संस्कृत वाङ्मय की परंपरा में आदिकाल से ही भारत में कृषि कार्य हेतु कृषि विज्ञान में बहुत सारे ऐसे वैदिक तथ्य भी उपस्थापित हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो काल शास्त्र है। शास्त्रकारों ने कहा है कि वेदा स्थावर यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्ताः तेषु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्या वेदां कर्तुं ज्योतिषोक्तमस्मात्। वेद जो है वो यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त करता है। यज्ञ जो है वो समय पे आश्रित है। सही समय में कोई भी किया गया कार्य सफल होता है और गलत समय में कोई भी किया गया कार्य विफल होता है। तो समय का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो समय का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होता है। इसलिए इसे काल विधान शास्त्र भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र वेद के 6 अंगों में ज्योतिष शास्त्र को नेत्र की संज्ञा दी गई है। आचार्यों ने कहा है सप्तशास्त्रम मुखम ज्योतिषम चाक्योंकि स्रोत मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करहु या तो शिक्षा से वेदस्य सारनासिका पाद पद्मद्वयम छंद आद्य द्वय। तो नेत्र के रूप में ज्योतिष वेद के जानने के लिए 6 शास्त्र खड़ग 6 शास्त्र का निर्माण हुआ। अगर हम 6 शास्त्रों को जानेंगे तो संपूर्ण वेद को जानेंगे। और वेद में तो बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हमारे देश में प्राचीन काल से ही भरी भरी। अगर हम वेद को जाने तो हर विज्ञान की बातें उसमें है। संदर्भ है कि आज के समय में अगर उस शास्त्र को भी हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें, शोध करें, तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको जानकर हम जनमानस के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो नेत्र की संज्ञा दी गई ज्योतिष शास्त्र को। तो नेत्र की संज्ञा इसलिए दी गई, नेत्र तो देखने का काम करता है। हर चीज को देखना, देखने का मतलब वैज्ञानिकी दृष्टि से देखना, सूक्ष्म दृष्टि से देखना। ये ज्योतिष शास्त्र के द्वारा देखा जाता है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषविदों ने यज्ञ प्रारंभ करने के लिए शुभकाल की गणना हेतु ग्रहों, नक्षत्रों, उनकी गतियों, दृक्कर्म द्वारा अध्ययन किया और उन्होंने पृथ्वी के सजीव निर्जीव पदार्थों पर ग्रहों की अवस्थिति का प्रभाव सूक्ष्म रूप से देखा। फलतः गणना के साथ साथ फलित ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योतिर्विदों ने व्यापक रूप से ग्रहों की अवस्थिति से उत्पन्न प्रभाव का मानव जीवन के ऊपर
और व्यापक जातक स्कंद में मनुष्य के जन्म काल से लेकर गृहस्थी के आधार पर संपूर्ण जीवन का फलादेश प्रस्तुत किया, किंतु ग्रहों की स्थिति के कारण प्राकृतिक परिवर्तनों और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप वनस्पति जगत पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन भी उनसे अछूता नहीं रहा। इस प्रकार आनुषंगिक रूप से ही सही प्राचीन ज्योतिर्विदों ने कृषि विज्ञान पर ऐसे तथ्य उपस्थापित किए हैं जो आज भी भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए उपयोगी है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य और चंद्रमा, मंगल, ये तीन ग्रहों को वनस्पति का कारक ग्रह माना गया। वैदिक साहित्य का उद्घोष है अन्नाद भवति भूतानि अपर्जन्यादन्न संभवः। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि, ये समस्त जगत जो है वो अन्न पे ही आश्रित है। अपर्जन्यादन्न संभवः, और पर्जन्य यानी मेघ, बादल, वृष्टि, वृष्टि पर वो अन्न संभव है। तो वृष्टि विचार जानने की परंपरा बरामीर आचार्य बरामीर ने अपने बृहद संहिता में इतने वैज्ञानिक फर्क बातें उपस्थापित किए हैं कि आज भी अगर बरामीर को आधार मानकर ज्योतिष शास्त्रीय शोध किया जाए तो वृष्टि के बारे में हमें बहुत आशातीत जानकारियां मिल सकती है। और ये परंपरा सदियों से लेकर आज तक हमारे भारतवर्ष या विश्व में प्रचलित है। कैसे? तो पंचांग हर वर्ष का एक पंचांग निर्माण होता है। आप प्रायः देखेंगे कि मौसम वैज्ञानिक भी वर्षा के विषय में भविष्यवाणियां करते हैं, परंतु हम लोगों ने आकलन करके देखा तो आज अगर पंचांग में जो वर्षा के विषय में वर्णित फलादेश रहता है उसको अगर आप घटा के देखा जाए तो 80% भविष्यवाणियां आज भी पंचांगकारों के द्वारा किया गया भविष्यवाणियां आज भी वृष्टि से संबंधित प्रतीत होती है। जैसे खंड वृष्टि योगः, सुवृष्टि योगः, अकाल इत्यादि रहता है। कहाँ सुवृष्टि होगा, कहाँ खंड वृष्टि होगा, वृष्टि की कितनी मात्रा इस वर्ष होगी। और किसी भी कृषि कार्य में अगर वृष्टि के बारे में हमें समीचीन जानकारियां मिल जाए, वैसे तो अब आधुनिक विश्व में तो वृष्टि को अपने हिसाब से लोग आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए हैं जिससे पानी हो जाता है खेत में, परंतु प्राचीन काल में इस गणना के आधार पर खेती किया जाता था। तो वृष्टि विज्ञान का बहुत सारा वैज्ञानिक तथ्य ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथों में निर्दिष्ट है। आवश्यकता है आज के दिन में कि हम उन पुराने बदलों को, शास्त्रीय बदलों को, वेद के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को अपनाकर अगर आज भी हम शोध करते हैं तो बहुत हम लोग वैदिक परंपरा से भी कृषि विज्ञान में कार्य कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में बताया गया तो वृष्टि विचार हुआ, और वृष्टि विचार के बाद खासकर ज्योतिष शास्त्र का आधार नक्षत्र है। शास्त्रकारों ने कहा कि नक्षत्र नाम ज्योति तद विद्यार्थम जला अनुशासनम क्रियते तद फल ज्योतिषम। नक्षत्र का नाम ज्योति है, उससे अनुशासित करके जो शास्त्र का निर्माण हुआ वो ज्योतिष शास्त्र हुआ। अब यहाँ देखा जाए तो शास्त्रकारों ने बताए हैं कि किस नक्षत्र में कौन नक्षत्र वाटिका आपको भारतवर्ष में कई जगह नक्षत्र वाटिका भी लगा हुआ है। हर नक्षत्र के लिए अलग अलग वनस्पति है। राशि वाटिका 12 राशि है, 12 राशि के लिए अलग वृक्ष, अलग वनस्पति निर्दिष्ट किया गया है। 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों के लिए अलग वृक्ष
किया गया है। अगर हम नक्षत्र वाटिका लगाते हैं, राशि वाटिका लगाते हैं, तो वहां की वातावरण में या पर्यावरण में उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे माना जाए कि बरगद के वृक्ष का एक अलग प्रभाव है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस सिद्धांत को मानते हैं। बरगद का वृक्ष हो, उसके बाद पीपल का वृक्ष हो, देवदारू हो, धात्री का आंवला का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो, इन वृक्षों में एक ऑक्सीजन या एक अलग कॉस्मिक पाया जाता है, जो अंदर में उस वातावरण में उस ऊर्जा को अनुकूलता प्रदान करता है। ऐसे ही 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र वाटिका से भी उस जगह का तो उस जगह में तो एक अनुकूल प्रभाव पड़ता ही, साथ ही हमारे पर्यावरण के लिए, आज जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसके लिए भी वो बहुत ही उपयोगी है। और ये सदियों पहले भारतवर्ष में हमारे आचार्य वैज्ञानिकों ने अपने ग्रंथों में निर्देश किए। आवश्यकता है इन चीजों को आज भी जानने का। अगर हम पुरातन और नवीनतम दोनों सिद्धांत के समन्वय करके एक शोध प्रकाश करें तो कृषि विज्ञान में ज्योतिष शास्त्र की भी एक अहम भूमिका होगी। वस्तुतः हमें इस पर हम लोगों को चलना होगा, जानना होगा और इसका एक प्रयास करना होगा। अब देखा जाए तो बराबरी ने बृहद संहिता के 21वें अध्याय में कहा है, अन्नम जगतः प्राणः प्रावित कालस्य चान्मयत्वं यस्मात् ततः परिच्य प्रावित कालः प्रयत्नेन। इस अध्याय में उन्होंने वृत्ति गर्भ, संभव, गर्भनाश आदि का वर्णन तो किया ही है। आगे 4 अध्यायों में बराबरी गर्भधारण मतलब मेघ का गर्भधारण, प्रवर्तन, रोहिणी योग, स्वाति योग, वर्णन, वृत्त संबंधी पूर्वानुमान उपस्थापित करते हैं। वृत्त विज्ञान में एक विशेष दिन में ग्रह संचार एवं उत्तरी गोचर निमित्त के आधार पर भी वर्षा का पूर्वानुमान ज्योतिषविदों द्वारा वर्णित। बराबरी से पूर्व बौद्ध ज्योतिषविदों ने इस विषय पर पर्याप्त सामग्री दी है। बोधि तत्वावधान ग्रंथों में, शार्दूल कर्णावधान में इसकी पर्याप्त विवेचना है। अभिजित ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे नक्षत्र देवः प्रवर्तति चतुष्षष्ट्यात् प्रवर्तति मंडल वर्षं चौदेवः प्रवर्तति पश्चात् वर्षः सत्यं जनयति। इस तरह का मतलब बराबरी से पूर्व भी बौद्ध संहिताओं में भी इसका वर्णन है। उसके बाद देखा जाए तो यूपी हो, बिहार हो, इन जगहों पे घाट, मांडली आदि के भी वचन किसानों के मुख के द्वारा उद्धृत रहता है। हर किसान को याद करता है कि जैसे अश्विन रवि सोमा चित्ती पूर्वाषाढ़ महिषु युक्ति। ये लोक भाषा में मतलब इसकी वैज्ञानिक ज्योतिष की वैज्ञानिकता लोक भाषा में। होर जग शरणा मांगो सावक हो वैपन्ना मांगो। इस प्रकार लोक भाषा में माध्यम से वृत्ति की एक धारा प्रवाहित हुई, जिसने डाक, घाट, मांडली ज्योतिर्विदों के नाम प्रमुख हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इन 4 प्रांतों में डाक, घाट, मांडली आदि का स्थान माना जाता है। मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के पुत्र महामहोपाध्याय हरपति ने अपने ग्रंथ व्यवहार प्रदीप में डाक के इस वचन को उद्धृत किया। मेघ मीन दिय गंगा दिय ताउहर दिय अर्थी वृक कुंभ गौगंडामान फल 11 वृद्धीयमान। अर्थात विभिन्न प्रकार पर तीन भूमि
ने प्रत्येक राशि में सूर्य गमन कार्य की गणना मिथिला के अक्षांश देशांतर के संदर्भ में ग्रह अंकुल प्रभाव के आधार पर किया गया। इस प्रकार 15वीं सदी से पूर्व मिथिला में डाक नामक एक प्रवृत्ति हुई। यह सिद्ध होता है कि डाक के अनेक वचन लिखित और अलिखित परंपरा में उपलब्ध है, जिसमें बहुत सारे कृषि से संबंधित बातें उल्लिखित हैं। अब हम वनस्पति शास्त्र पे आते हैं, कृषि विज्ञान का ज्योतिर्विद डाक ने वर्षा के पूर्वानुमान पर तो पर्याप्त बातें कही हैं, परंतु इसके अतिरिक्त जैसे हल चक्र, बीज वपन, जैसे हल चक्र, बीज वपन, बीज को सुरक्षित करने का, बीज को संरक्षित और सुरक्षित करने के मुहूर्त भी प्रतिपादित किए। किसी विज्ञान में जिस नक्षत्र में सूर्य हो उसके आगे 3 नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो तो खेत जोतना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जिस नक्षत्र में सूर्य हो उसके आगे के 3 नक्षत्रों में यदि चंद्रमा हो तो खेत जोतना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पष्ट सूर्य और चंद्रमा की अवस्थिति का कृषि पर प्रभाव प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार धान का बिचड़ा खेत में रोपने के लिए पुष्य एवं पुनर्वसु नक्षत्र को श्रेष्ठ माना गया है। खेत की तैयारी के लिए मघा एवं अश्लेषा नक्षत्र को श्रेष्ठ माना गया है। पुष्य पुनर्वसु डाक ने अन्न के अतिरिक्त फलदार वृक्षों के लिए भी विवेचना प्रस्तुत की है। फाल्गुन मास में केला, चैत्र मास में आम वृक्ष लगाने के लिए कहा गया है। केला के लिए डाक गणना करते हैं भदवा भादव सीनी के केला रोपनी कार्य के साथ, अर्थात भाद्र मास, पंचक, सी और मी ये अंत होने वाली तिथियां जैसे पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, दसवीं तिथि, एकादशी और द्वादशी, त्रयोदशी एवं चतुर्दशी को छोड़कर अन्य समय में केला का वृक्ष लगाना चाहिए। अब चतुर्दशी, पंचमी का बोल हमें ज्योतिष शास्त्र ही कराता है। डाक के ये वचन आज तक शताब्दियों से, सदियों से किसानों का मार्ग प्रशस्त करते आ रहा है। कृषि विचार में संस्कृत ग्रंथों की धारा की अपेक्षा यह धारा अधिक लोकप्रिय हुई और जन जन तक किसानों के लिए उपयोगी भी हुआ और प्राचीन काल से लेकर आज तक कृषि विज्ञान में इसका महत्व देखा जा सकता है। इसकी धारा संस्कृत भाषा में निबद्ध रही। मनु, वाल्मीकि, सिद्धसेन, गर्ग, पराशर, काश्यप, वज्र आदि अपने पूर्वाचार्यों को उद्धृत करते हुए वराहमिहिर ने बृहद संहिता में इसकी पूर्ण विवेचना की है और बाद में बल्लाभ सेन ने अद्भुत सागर में, महामहोपाध्याय चंदेश्वर ने कृत्य चिंतामणि में इस परंपरा को पुष्ट किए। इसी परंपरा में 20वीं शताब्दी के विद्वान पंडित मधुसूदन ओझा मंडल का ग्रंथ कादंबरी महत्वपूर्ण है, जिसमें वर्षा प्रकरण पर विराट विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यह संपूर्ण ग्रंथ वृत्ति विचार पर केंद्रित है। इसमें मेघगण, गर्भनाश आदि विषयों से लेकर इसके अनेक चक्रों का विवेचन किया गया है। हर चक्रों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है समुद्र संकुलु कालः पाठ संकुल विद्या खट चक्र वेदा
जायन्ते रस्तुम वृष्टिश्च वैयताम्। वेगत वृष्टि जानने के लिए समुद्र, तंबू, काल, पात, संघट और नाई के 100 चक्र वेद कहे गए हैं, जिसमें समुद्र चक्र प्रधान है। इस समुद्र चक्र में वैज्ञानिक विचार भी किया गया। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में वनस्पति विज्ञान पर 2 धाराएं रही हैं, जिनके समन्वय पर विस्तृत शोध की अपेक्षा ज्योतिष विज्ञान का यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और कृषि प्रधान देश भारत में इस पर गहन शोध की अपेक्षा है। ज्योतिष शास्त्र में इसके अतिरिक्त फल प्रबंधन, बीज वपन, धान्य रोपण, धान्य छेदन, हरि स्थापन, मेघ रोपण, कर्ण मंथन, धान्य स्थापन, धान्य वृद्धि, बीज स्थापन, नवान्न पार्वन आदि कृषि संबंधी कार्यों के लिए शुभ और अशुभ मुहूर्तों एवं लोगों का विवेचन ज्योतिष विज्ञान में किया गया है। अतीत में इन्हीं मुहूर्तों के आधार पर कृषि कार्य करने की परंपरा रही है। इसकी व्यवस्था अपेक्षित है, क्योंकि इस परंपरा से भारत के किसान लाभान्वित तो होंगे ही, अपितु समस्त विश्व के लिए ये वैदिक वैज्ञानिक परख जो बातें हैं वो काफी ही लाभदायी होगा। अगर ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा के रश्मि का प्रभाव वनस्पति पे कैसे पड़ता है, श्रीमान इसका देखा जाए तो उसके लिए कमल फूल है। जब तक कमल के फूल पर सूर्य की किरण नहीं पड़ेगा, कमल फूल पुष्पित नहीं होगा। कमल फूल में सूर्य के किरण पड़ने के बाद ही कमल का फूल पुष्पित होता है, और सूर्य के किरण अगर न पड़े तो कमल के फूल पुष्पित नहीं होगा। यहाँ स्पष्टता देखा जा सकता है कि सूर्य के किरण का प्रभाव जहाँ हमारे चराचर जगत में मानवों पर जिस तरह से आपत्ति होता है, वहीं कृषि संबंधी कार्य में वनस्पति पर, अन्न पर, जल पर, पशु पर, पक्षी पर, सभी पर आपत्ति होता है। और इसके विषय में वैदिक साहित्य में बहुत सारे तथ्य हमारे आचार्यों ने निर्देशित किया है। आज आवश्यकता है, अगर हम प्राचीन विज्ञान के साथ अगर आधुनिक चिंतन भी करें और एक शोध परख अगर इसमें कार्य हो, तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको जनमानस को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कृषि विज्ञान में ज्योतिष शास्त्र की जो भूमिका है उससे जनमानस को लाभान्वित किया जा सकता है। धन्यवाद। कैसे यूज कर सकता है इस कार्य को बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। नाउ वी इनवाइट yes, it's from